Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. शर्मा. Dear students, कंसंट्रेशन यूनिट में आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ कंसंट्रेशन यूनिट्स पर डिस्कस किया था। आज हम नई कंसंट्रेशन यूनिट ले रहे हैं फॉर्मलता। इस फॉर्मलता से पहले मैंने आपको मोलरता और नॉर्मलता दोनों को कंप्लीट डिस्कस किया है, कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स फॉर्मलता पर। फॉर्मलता क्या होती है? तो हमने क्या कहा सबसे पहले, जब हम किसी भी विलेय को विलायक में घोलें, किस में घोल दें? विलायक में। और इस विलेय को विलायक में घोलने पर दो कंडीशंस, या तो विलेय के अणुओं का संगुणन हो जाए या फिर विलेय के अणुओं का क्या हो जाए? वियोजन हो जाए। तब हम कहेंगे कि संगुणन या वियोजन होने की कंडीशन में इस विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है, ये मोलर द्रव्यमान वास्तविक मोलर द्रव्यमान के बराबर नहीं आएगा, उससे डिफरेंट आएगा। और उससे डिफरेंट आने की कंडीशन में हम कहेंगे कि अब ये इसके लिए क्या कहलाएगा? सूत्र द्रव्यमान कहलाएगा। मेन रूप से जब विलेय आयनिक होता है तब हम कहेंगे कि इसका मोलर द्रव्यमान क्या कहलाएगा? सूत्र द्रव्यमान कहलाएगा। और इस कंडीशन में इस विलयन की जो मोलरता है, अब ये मोलरता ना कहला करके क्या कहलाएगी? फॉर्मलता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फॉर्मलता। तो ध्यान रखना, मोलरता ही फॉर्मलता कहलाती है। कब कहलाती है? जब हमारे पास विलेय कैसा हो? आयनिक हो, या मैं कह दूं कि विलेय का आयनन या वियोजन होता है। तो इस कंडीशन पर मोलरता को ही हम क्या कहेंगे? फॉर्मलता। फॉर्मलता की डेफिनेशन आ जाएगी, हमारे पास विलयन फिक्स रखेंगे हम। विलयन के कितने लीटर आयतन में? 1 लीटर आयतन में। कितने लीटर आयतन में? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या। कौन से सूत्रभारों की संख्या? ग्राम सूत्रभारों की संख्या इस विलयन की फॉर्मलता कहलाएगी। ग्राम सूत्रभारों की संख्या क्या कहलाएगी? इस विलयन की फॉर्मलता कहलाएगी। फॉर्मलता को डियर स्टूडेंट्स हम रिटर्न करेंगे, राइट डाउन करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एफ से। और फॉर्मूला हो गया विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान ना लेके अब हम क्या लेंगे? सूत्र द्रव्यमान लेंगे, इनटू क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। तो डियर स्टूडेंट्स, सूत्र द्रव्यमान क्या है? जो मोलर द्रव्यमान आ रहा है, ये मोलर द्रव्यमान यहाँ पर क्या कहलाएगा? सूत्र द्रव्यमान कहलाएगा। तब हम कहेंगे मोलरता ही क्या कहलाएगी? फॉर्मलता कहलाएगी। क्लियर? अब हम बात करेंगे, हमारे पास एक कंसंट्रेशन यूनिट और बची हुई है, हम जिसको बोलते हैं मोललता, स्मॉल m। ठीक है? कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट है? तो हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स मोललता, स्मॉल m, मोलैलिटी। ठीक है? ये जो है ये द्रव्यमान मात्रक है। तो द्रव्यमान मात्रक है, तो मैं कहूंगा कि ये मात्रक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात हमें याद रखनी है, मोललता एक ऐसा मात्रक है जिसमें हम विलायक को फिक्स करेंगे, और विलायक के 1 किलोग्राम में, कितने किलोग्राम में? 1 किलोग्राम द्रव्यमान में, या मैं कह दूं 1000 ग्राम द्रव्यमान में। 1 किलोग्राम द्रव्यमान में या 1000 ग्राम द्रव्यमान में घोले गए विलेय का द्रव्यमान
विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की मोललता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उस विलयन की मोललता कहलाएगा। अब ग्राम में द्रव्यमान तो थोड़ा करेक्शन करें, ग्राम मोलों की संख्या लिखेंगे हम यहां, ग्राम मोलों की संख्या। क्लियर? क्या डेफिनेशन बन गई? विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। ध्यान दें, मोललता मैंने कहा ये भार मात्रक है या द्रव्यमान मात्रक है। भार मात्रक है तो मैं कह दूंगा ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा। ये अकेली ऐसी यूनिट है जिसमें हम विलयन का भार या विलयन को काम में ना लेके विलायक का भार लेते हैं, और विलायक के भार को हम कांस्टेंट करेंगे किलोग्राम में, तो कितना किलोग्राम कर दिया? 1 किलोग्राम कर दिया। और विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय का ग्राम मोलों की संख्या, इसको हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। स्मॉल m बराबर हो गया विलेय के ग्राम मोलों की संख्या अपोन विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान मैंने कहा किस में लेंगे हम? केजी में, किलोग्राम में। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो मैं कह दूंगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपोन विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलयन का विलायक का द्रव्यमान, विलयन नहीं, इनटू विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किस में लेंगे? किलोग्राम में। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया 3.65 ग्राम HCl को 500 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इस विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। इस विलयन की क्या ज्ञात करनी है? मोललता। ठीक है, तो मोललता ज्ञात करनी है तो डियर स्टूडेंट स्मॉल m बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे। विलेय का द्रव्यमान आ गया 3.65 अपोन विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय क्या है मेरे पास? HCl है। HCl का मोलर द्रव्यमान जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 36.5 इनटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में तो 500/1000, 500/1000। ठीक है, ये हो गया 1/2। 3.65 अपॉन 36.5 इंटू 1/2। ठीक है, पॉइंट हटा दिए मैंने, 1 पॉइंट हटा दिया, 0 ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/10 0.2 m। और स्मॉल m का मात्रक रहेगा मोल पर किलोग्राम, या मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें हम विलायक का द्रव्यमान काम में लेंगे, विलेय का द्रव्यमान काम में नहीं लेंगे। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान काम में नहीं लेंगे, किसका द्रव्यमान काम में लेंगे? हम विलायक का द्रव्यमान यूज करेंगे। ये कुछ कंसंट्रेशन यूनिट्स थी। इन कंसंट्रेशन यूनिट्स में अब कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास इस कंसंट्रेशन यूनिट में। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे पास कोई भी मिश्र धातु होती हैं, ये मिश्र धातुएं हमारे लिए मिश्रण है, लेकिन इनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बात कर लूं पीतल जो है, ये क्या है? पीतल। मिश्र धातु बात की है मैंने किसकी? पीतल की। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास पीतल के बाद दूसरी मिश्र धातु हम लेंगे जर्मन सिल्वर या कांसा। जर्मन सिल्वर, फिर मैंने बात की कांसा। ये सब मिश्र धातुएं हैं और मिश्र धातुओं के गुण अलग अलग होंगे। ठीक है, मिश्र धातुओं के गुण क्या होंगे? अलग अलग। ठीक है, जर्मन सिल्वर कॉपर प्लस, कॉपर के साथ जिंक प्लस निकल होता है। कांसा, कांसा जो है ये कॉपर और टिन का मिश्र धातु है।
कॉपर प्लस टिन का मिश्र धातु है। ठीक है, तब मैं आपसे कहूंगा कि इनके गुण अलग अलग होंगे। दूसरा पॉइंट देखें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास जल में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता अलग अलग होती है। ठीक है, मैं कहूँगा जल में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता तो ये बहुत कम सांद्रता होती है और इसको हम मेजरमेंट करते हैं पीपीएम में। किस में मापन करते हैं? पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में करते हैं। जब ये सांद्रता 1.0 ppm है तब ये हमारे दांत के जो क्षरण होता है उसको रोकती है, दंत क्षरण को रोकती है। लेकिन यदि जल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता 1.5 ppm या इससे ज़्यादा हो जाए, 1.5 ppm के बराबर या इससे ज़्यादा हो जाए, तो ये दांत के कर्बूरित होने को यानी कि पीलेपन के लिए उत्तरदायी है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से। मैंने कहा जल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता 1.0 ppm है, तो पहला पॉइंट तो हो गया कि फ्लोराइड आयनों की सांद्रता हम किस में मापन करते हैं, किस में व्यक्त करते हैं? पीपीएम में। यदि ये सांद्रता 1.0 ppm है तो ये दंत क्षरण को रोकेगी, यूजफुल है ये हमारे लिए। लेकिन यही सांद्रता बढ़कर के 1.5 ppm या इससे ज़्यादा हो जाए तो दांतों में पीलेपन या दांतों में कर्बूरित होने की प्रक्रिया को बढ़ाएगी। इसके लिए कर्बूरित होने के लिए उत्तरदायी क्या है? 1.5 ppm कंसंट्रेशन फ्लोराइड आयनों की। ठीक है, अब देखें तीसरा पॉइंट और आता है इसमें कि फ्लोराइड आयनों की उच्च सांद्रता, फ्लोराइडों की उच्च सांद्रता विषैली प्रकृति की होती है। उच्च सांद्रता कैसी होती है? जहरीली होती है, और इसी कारण इसका उपयोग हम चूहों के विष में करते हैं। चूहों के विष में हम इनका उपयोग करते हैं, और चूहों के विष में हम मेन रूप से सोडियम फ्लोराइड NaF की उच्च सांद्रता का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी बॉडी में अंतशिरा इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं, अंतशिरा इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं ये हमेशा एक निश्चित लवणीय जल में, कौन से जल में? लवणीय जल में। कौन से जल में? लवणीय जल में एक निश्चित सांद्रता में घोले जाते हैं। एक निश्चित सांद्रता में घोले जाते हैं। क्यों किया जाता है ऐसा? एक निश्चित सांद्रता में घोले जाते हैं। क्यों घोले जाते हैं? कि ये सांद्रता जो होती है निश्चित सांद्रता, ये सांद्रता रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के बराबर होती है। प्लाज्मा की सांद्रता के बराबर। ठीक है, रक्त प्लाज्मा की सांद्रता की क्या होती है? बराबर सांद्रता होती है। उस विलयन में इस ऐसे लवणीय जल में घोले जाते हैं। ठीक है, ऐसे लवणीय जल में घोले जाएंगे अंतशिरा इंजेक्शन जो बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, इनकी सांद्रता। ठीक है, एक पॉइंट और बता दूं मैं, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग विलयन जो होता है, व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन। कौन से ब्लीचिंग विलयन की बात कर रहे हैं? व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन। व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन जो है इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है, इस सोडियम हाइपोक्लोराइट का जल में 3.6 द्रव्यमान प्रतिशत होता है, प्रतिशत WW होता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन जो है इसमें कंसंट्रेशन कितनी होती है? 3.6 द्रव्यमान प्रतिशत में है ये कंसंट्रेशन। और इसमें क्या होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइट का विलयन होता है जल में। कितनी कंसंट्रेशन का? 3.6% WW कंसंट्रेशन का होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक पॉइंट और आता है, एथिलीन ग्लाइकोल जो है, ये एथिलीन ग्लाइकोल
ये एथिलीन ग्लाइकोल जो है, इस एथिलीन ग्लाइकोल का 35% वी जो विलयन है, 35% वी विलयन जो है, ये विलयन हम का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों में रेडिएटर में करते हैं। वाहन जो होते हैं, इन वाहनों में इंजन को ठंडा करने के लिए काम में आता है। 35% वी आयतन प्रतिशत सांद्रता में है। ये वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त होता है। ये एथिलीन ग्लाइकोल का इस सांद्रता का विलयन क्या करता है, ये विलयन इस सांद्रता पर हिमरोधी होता है। कैसा होता है? हिमरोधी होता है, जो जल के हिमांक को कम करके 355.4 केल्विन तक कर देता है। जल का हिमांक 255, जल का हिमांक 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको कम करके कितना कर देता है? ये 255.4 केल्विन कर देता है, लगभग -17.6 डिग्री सेल्सियस की कमी कर देता है। ठीक है, इतने डिग्री सेल्सियस की कमी कर देता है। ठीक है, एक पॉइंट और हमें याद रखना है, हम जल या वायुमंडल में प्रदूषक जो होते हैं, जल या वायुमंडल में जो प्रदूषक हैं, इनकी सांद्रता का मापन भी ppm में करते हैं। इनकी सांद्रता का मापन भी ppm में करते हैं। ppm को माइक्रोग्राम प्रति लीटर भी कहा जाता है, माइक्रोग्राम प्रति ml भी बोल देते हैं। या हम इसकी सांद्रता का मापन किस किस में करते हैं? या तो ppm में करते हैं या हम माइक्रोग्राम प्रति ml में करते हैं। जल या वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता का मेजरमेंट, सांद्रता का निर्धारण हम किस में करते हैं? ppm में या माइक्रोग्राम प्रति ml में करते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखें कि हमारे पास 1 लीटर समुद्री जल में, ये पॉइंट नोटिस करने का है, 1 लीटर समुद्री जल में 1 लीटर समुद्री जल, इसकी जो डेंसिटी होती है ये लगभग 1.03 होती है। तो ये हो गया लगभग 1030 ग्राम। कितने ग्राम हो गया? 1030 ग्राम। इसमें 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन होती है। 1 लीटर समुद्री जल में 6 × 10⁻³ ग्राम लगभग क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, इतनी कम सांद्रता को हम 5.8 ppm भी बोलते हैं, 5.8 ppm से व्यक्त करते हैं। ठीक है, 5.8 ppm से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? 5.8 ppm से। ध्यान रखना, ये सांद्रता हो गई ppm में, यानी कि समुद्री जल में ऑक्सीजन की सांद्रता जो होती है ये भी किस में निर्धारित करते हैं? ppm में। और ये मान हमें डायरेक्ट याद रखना है, 5.8 ppm सामान्य कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की समुद्री जल में। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें कंसंट्रेशन टर्म्स में लर्न रखने हैं। अब हम बात करेंगे कुछ मात्रकों का एक दूसरे में रूपांतरण या उनमें संबंध क्या है। तो सबसे पहले मैं कल पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध आ रहा था। ठीक है, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध आ रहा था। तो मैंने आपसे कहा पहला पॉइंट, नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। और नॉर्मलता और मोलरता में मैंने आपसे कहा नॉर्मलता बराबर आएगा मोलरता इंटू संयोजकता या एन फैक्टर। नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता इंटू एन फैक्टर या संयोजकता। एक और था नॉर्मलता गुणा इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी द्रव्यमान, मोलरता गुणा
मोलर द्रव्यमान। ये दो रिलेशन मैंने कल बताए थे पिछले लेक्चर में, नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर मोलरता गुणा मोलर द्रव्यमान। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट सेकंड रिलेशन, सेकंड आता है मोलरता व द्रव्यमान प्रतिशत में, द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध क्या होगा। देखो मैंने सपोज किया x% WW विलेय है, विलेय की सांद्रता x% सपोज की है मैंने, कितने प्रतिशत, x%। ठीक है, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, x ग्राम विलेय है मेरे पास और ये x ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में प्रेजेंट है। कितने विलियन में, 100 ग्राम विलियन में। और मैंने कहा डेंसिटी इसका घनत्व d है, घनत्व क्या है, d। तो कैपिटल M के लिए हमें विलियन का आयतन चाहिए, विलियन का क्या चाहिए, आयतन। ठीक है, तो मैं आपसे कह दूंगा कि विलियन का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या होता है, m/d। m कितना है विलियन का, 100 ग्राम अपॉन d। ये हो गया विलियन का आयतन, विलियन का क्या हो गया, आयतन। ठीक है, अब मेरे पास आ जाएगा कि हमारे पास कैपिटल M बराबर क्या फॉर्मूला था, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान x ग्राम, कितना हो गया x इंटू, अच्छा एक मिनट, अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान MB से लिख देता हूं, विलेय को, विलेय को हमने B से लिखा है MB। ठीक है, इंटू विलियन का आयतन, ये 100/d आयतन ml में आएगा, लीटर में बदलूंगा तो ऊपर ट्रांसफर कर देता हूं, 1000 का भाग दूंगा, ऊपर ट्रांसफर कर दिया। ये विलियन में हमारे पास रिलेशन आ गया, सोल्व कर दूं तो m बराबर x गुणा 10 अपॉन MB इंटू d। ये संबंध हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इस संबंध को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, x क्या है, जो प्रतिशत द्रव्यमान था, तो जो प्रतिशत द्रव्यमान दिया जाए ये गुणा 10 गुणा d अपॉन MB। ये रिलेशन आ गया मोलरता और प्रतिशत द्रव्यमान में, मोलरता और प्रतिशत द्रव्यमान में। तीसरा रिलेशन मैं आपसे बात कर लेता हूं कैपिटल M व स्मॉल m में। कैपिटल M का मतलब हो गया मोलरता और स्मॉल m का मतलब हो गया मोललता। इन दोनों में क्या रिलेशन है, मोलरता और मोललता दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखें हमारे पास मोलरता कैपिटल M है, तो मैं विलेय का मास लेता हूं, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान आ जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान और मोलरता गुणा मोलरता। ठीक है, अब हम कहेंगे कि हमारे पास 1000 ग्राम विलायक है। कितने ग्राम विलायक है, 1000 ग्राम। ठीक है, चलो सॉरी 1000 ग्राम की जगह मैं सेंटीमीटर क्यूब लेता हूं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब विलायक है, तो इसका द्रव्यमान निकालना पड़े तो हमारे पास घनत्व से आएगा। द्रव्यमान निकालना है तो d बराबर क्या होता है, m/v। m निकालना है तो क्या हो जाएगा, d इंटू वी। तो v हो गया 1000 इंटू d, और किस में आ जाएगा, ये ग्राम में। किस में हो जाएगा, ग्राम में। किस में हो जाएगा, ग्राम में। ठीक है, अब मैं यहां से विलायक का द्रव्यमान निकालूंगा। विलायक का द्रव्यमान क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, विलियन माइनस विलेय। विलियन का तो क्या है 1000 इंटू डी, ये तो हमारे पास विलियन का, इसमें से विलेय घटा दो, ये विलियन कर लेना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, विलियन, माइनस एम बी गुणा एम, ये ग्राम आ गया विलायक का। अब स्मॉल m का फॉर्मूला देखो, स्मॉल m बराबर विलेय का द्रव्यमान,
विलेय का द्रव्यमान क्या है, एम बी इंटू एम अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान एम बी गुणा विलायक का द्रव्यमान ये हो गया 1000 गुणा डी माइनस एम बी गुणा एम, और ये किलोग्राम में लेना है। किस में लेना है, तो अपोन 1000, तो 1000 कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा ऊपर, एम बी से एम बी कैंसिल हो गया, स्मॉल एम बराबर आ गया कैपिटल एम गुणा 1000 अपोन 1000 डी माइनस 1000 डी माइनस एम बी गुणा एम। ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया हमारे पास मोलरता और मोललता में। किस किस में आ गया, मोललता और मोलरता। ठीक है, ऐसे ही हमसे रिलेशन पूछेगा मोल बिन के साथ में। किसके साथ में पूछेगा, मोल बिन के साथ। ठीक है, तो हम बात कर लें कि मोल बिन में पूछ रहा है, नेक्स्ट रिलेशन की बात कर रहा है मोल बिन और स्मॉल एम में। मोल बिन व स्मॉल एम, मोललता में क्या रिलेशन है, मोल बिन और मोललता में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मैं विलेय का मोल बिन लेता हूं, विलेय का मोल बिन, विलेय का मोल बिन सपोज किया मैंने एक्स बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा विलेय के मोलों की संख्या एम बी गुणा एम अपोन विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1000 प्लस एम इंटू एम ए, एम इंटू एम ए। ठीक है, स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एम बराबर 1000 के बी 1000 मोल बिन बी अपोन मोल बिन ए इंटू मोल बिन ए इंटू एम ए। ये रिलेशन हो जाएंगे हमारे पास मोल बिन और स्मॉल एम में। इस तरीके से कैपिटल एम के साथ भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैपिटल एम का रिलेशन मैं बता देता हूं मोल बिन के साथ में। कैपिटल एम बराबर 1000 इंटू डी इंटू मोल बिन बी अपोन मोल बिन ए इंटू एम ए प्लस मोल बिन बी इंटू एम बी। इस तरीके से कुछ रिलेशंस हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस बोर्ड लेवल पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नीट और जेई लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में हम कुछ क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्लियर किया कंसंट्रेशन यूनिट्स और कुछ कंसंट्रेशन यूनिट्स में रिलेशन। हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट्स आई, एक तो हमारे पास परसेंटेज में 3 यूनिट्स पढ़ी हमने। एक हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा हमने पढ़ा आयतन प्रतिशत, तीसरा हमने लिया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, इसके बाद हमने बात की है प्रतिशत के बाद हमने बात की पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन पर और मोल बिन पर। ठीक है, इसके बाद हमने नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, इन पर बात की है। ये नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी है, फॉर्मेलिटी है, ये द्रव्यमान आयतन मात्रक होते हैं। कौन से मात्रक बताए थे, द्रव्यमान आयतन मात्रक। आयतन बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये यूनिट्स टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, ये यूनिट भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। द्रव्यमान प्रतिशत, पीपीबी, पीपीएम, मोल बिन, मोललता, ये सब द्रव्यमान वाले मात्रक हैं। द्रव्यमान कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये जो यूनिट्स हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी, टेम्परेचर से स्वतंत्र होंगी। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे पास जितने भी साइंटिफिक वैल्यू होती हैं, वैज्ञानिक जो वैल्यू होती हैं, वो हम स्मॉल एम में रिप्रेजेंट करते हैं, मोललता में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, नॉर्मलता में रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस पर कंसंट्रेशन यूनिट्स पर एक लास्ट वीडियो डालेंगे जिस पे 10-15 क्वेश्चंस मैं सोल्व करवाऊंगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।